ये तो दुनिया जानती है। पूंछ हॉस्पिटल हो, मंडी हॉस्पिटल हो या सुनकोट हो, कहीं भी हॉस्पिटल हो, एक हब बन चुके हैं करप्शन। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक रैली में कहा था कि 370 अब वापस नहीं आ सकता। अरे गुलाम नबी आजाद साहब एक बगड़ा इंसान है आज की डेट में। आज तक यहाँ पे एमएलसी और एमएलए मंडी के रहे, फिर भी आप ये कहते हैं कि डेवलपमेंट, क्यों डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई यहाँ? हमारे डीडीसी, हमारे बीडीसी, सबसे बड़ा ब्लंडर तो उनका। जितने भी हमारे यहाँ से एमएलएस बने वो तहसील मंडी में नहीं बैठे बाहर, हेडक्वार्टर उनका पूंछ में। जीतते यहाँ से जरूर है, वोट यहाँ से जरूर ले जाते हैं, मगर बैठने का ठिकाना उनका पूंछ है। हैरान हो जाते हैं, यहाँ टीचरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। टीचरों को, एक टीचर को किस चीज़ का खतरा है? टीचर्स यहाँ स्कूल नहीं जाते हैं। बीजेपी का नाम लिया, लेकिन अक्सर जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम लोगों के खिलाफ है, जो भी कानून लाती है मुस्लिम लोगों के खिलाफ लाती है। जब इनकी बारी होती है तब ये उनके साथ एक ही थाली में खाते हैं। जब मैंने वोट देना है तब ये मुझे हदीस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तब ये मुझे कुरान पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब एक इंसान 10 साल 15 साल से एक ही हॉस्पिटल में बैठेगा, आवाज तो उठेगी ना। सबसे बड़ी करप्शन तो वही है ना। बीजेपी ने एक चीज सिखा दी हमें, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस जमात का, एक चीज तो सिखा दी कम से कम, कि ताकि हम खड़े होकर लड़ सके। अगर डीडीसी बीडीसी हमारे उस काबिल होते, क्या वो महरूम हो गए इस चीज से कि तहसील मंडी के 3 गांव जो हैं वो टूरिज्म मैप पे नहीं ला सकते? आप देख रहे हैं जज्बात 24 और मैं हूं इसरार काज़मी। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं मंडी से रियाज आतिश। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अक्सर ये कई मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं, कई चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले तो इनका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा आतिश साहब आपसे, बदलता हुआ डिस्ट्रिक्ट पुंछ और बदलता हुआ मंडी, क्योंकि आप मंडी से हैं, तो क्या कुछ आज तक बदला 370 एब्रोगेशन के बाद? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जज्बात चैनल से आप मेरा एक इंटरव्यू कर रहे हो। मेरी नज़र में इस टाइम जम्मू कश्मीर में जो सबसे हुई पिछड़ी तहसील जो है तहसील मंडी है, और सबसे जो कारामद लोग हैं वो तहसील मंडी के भी हैं। मतलब मंडी के लोग कारामद हैं और उसकी वजह से ही पीछे है। कारामद किस वजह से? अगर आप देखेंगे कि हमारी स्टेट का सबसे जो बॉर्डर है वो तहसील मंडी से ही शुरू होता है। इस टाइम 70-80% लोग हमारे बॉर्डरों पे बैठे हैं। आए दिन फायरिंग, इनकाउंटर्स, बहुत चीज़ें होती हैं, मगर ये लोग डट के बैठे हैं बॉर्डरों पे। अगर उसी का थोड़ा सा लिहाज करके यहाँ डेवलपमेंट कर देते तो बहुत अच्छा था। लेकिन आपने डेवलपमेंट की बात की, मैं आपसे एक चीज़ समझने की कोशिश करूंगा। आज तक यहाँ पे एमएलसी और एमएलए मंडी के रहे, फिर भी आप ये कहते हैं कि डेवलपमेंट, क्यों डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तहसील मंडी की बात ये ही रही, चिराग के तले एक अंधेरा है। बेशक जितने भी हमारे यहाँ से एमएलएस बने वो तहसील मंडी में नहीं बैठे, बाद में वो हेडक्वार्टर उनका पूंछ में। जीतते यहाँ से ज़रूर हैं, वोट यहाँ से ज़रूर ले जाते, मगर बैठने का ठिकाना उनका पूंछ है। फिर वो 5 साल के बाद हमें आके यहाँ मिलते हैं। जिसने एमएलए इलेक्शन लड़ा, मंडी के बच्चे ने दिल मतलब खोल कर उनकी सपोर्ट की, शाना बशाना उनके साथ रहे, और ये नारा हमेशा रहा कि मतलब मंडी से ही एमएलए जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वोट जो पोल होता है तहसील मंडी से ही होता है। और उसके बावजूद हमें उसके बदले में ये मिलता है कि हमें उनकी कोठियाँ जो है वो पूंछ में मिलती है, और यही कारण है कि मंडी में डेवलपमेंट कम हुई। आपने कहा अभी एमएलसी या एमएलए यहाँ पे बनता है, पूंछ में बैठता है, उनकी कोठियाँ जो है पूंछ में, तो क्या जो फंड्स आते हैं वो पूंछ में लगते हैं या मंडी में लगते हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी हवेली है, इसमें आधा पूंछ है और आधा मतलब तहसील मंडी सारी है इसमें, ठीक है। मैं आपको जो जहाँ तक एमएलए के जो फंड्स की बात है, आप अगर सर्वे करेंगे, अगर आप देखेंगे पीछे जितने भी एमएलए बने हैं, जो फंड्स मंडी में है वो उनके वर्कर्स को मिला है, जो उनके वर्कर्स है। अब ग्राउंड पे कितना हुआ है वो बेहतर जानता है, डिपार्टमेंट बेहतर जानता होगा। रहा पूंछ में, आप ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, काम किया, लेकिन आज आप ये बताएं कितना काम हुआ या नहीं डिपार्टमेंट, मतलब ऑल ओवर जो मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आप सर्वे करेंगे तहसील मंडी का, करोड़ों के हिसाब से पैसा जो है तहसील मंडी में कागजी हिसाब से निकला है। ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुआ होता, आज भी यहाँ के गाँव में बहुत सारे गाँव ऐसे जहाँ पे पक्का रास्ता आज तक नहीं बना है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ तक आज भी लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पैदल जाके वहाँ लोग पहुँचते हैं। अरे मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक हमारे यहाँ एक छेला डांगरी वाला एरिया पड़ता है, जस्ट मुझे अभी सुनने में आया कि अर्थ कटिंग वहाँ जारी है। यकीन मानेगा, इस दौर में 21वीं सेंचुरी में होकर भी आज वहाँ अर्थ कटिंग
जो है वो रोड जो है वहाँ जा रही हैं। उसके बाद मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ तहसील मंडी की। आपने अर्थ कटिंग्स तो बहुत सारी देखी होंगी, कंप्लीशन में कोई भी रोड नहीं है, क्योंकि ठेकेदार अपना काम करके चला जाता है, कंप्लीट तो होती नहीं है। और अर्थ कटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर 1 किलोमीटर आपकी रोड है, आप यहाँ से अंदर घुसे, वहाँ से आप निकल गए। उसमें ग्रेडिंग होता है, हर चीज़ होता है, उसको पूरा वाइड करके अर्थ कंप्लीट करना था। उसके बाद सोलिंग और मैटलिंग और मैग्डम होता है। मुझे लगता है उसके बाद 10 बार इस पर अर्थ कटिंग का काम होता, तब जाके वो रोड जो है वो कंप्लीट होती है। 370 एब्रोगेशन किया, सब ने कहा कि डेवलपमेंट होगी, खासतौर पे बीजेपी ने कहा। उससे पहले क्या डेवलपमेंट थी जब एमएलएज यहाँ पे थे, और बीजेपी जब आई उन्होंने बीडीसी और डीडीसी बनाए, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई? बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले कमीशन 15% था, अब कमीशन 25% हो गया। पहले कमीशन रहता था डिपार्टमेंट लेवल पे, अब उसमें बीडीसीज आ गए, डीडीसीज आ गए। इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या हो सकती है? पहले तो कमीशन ही बढ़ा ना, 2% और बढ़ गया। इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या होती है? रहा 370 का सवाल, 370 है, 35A स्टेटहुड है, ये 3 चीज़ें। और आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में हमारे लोग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि 370 हुआ, 35A हुआ, स्टेटहुड हुआ, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है जो हमसे छीना गया। आज नहीं कल इंशाल्लाह ये चीज़ें हमें वापस मिलेगी। इसमें यह है कि अगर जब हम आपसी जो हमारी पॉलिटिक्स जो आपसी यहाँ पे जो चीज़ें जब वो ख़त्म हो जाएगी, हमें फुर्सत मिलेगी हमारे लीडरों को। अभी फुर्सत तो किसी को नहीं है, क्योंकि सारे अपने अपने उसमें बिजी हैं। कोई वोटर लिस्ट में नाम डलवा रहा है, कोई कटवा रहा है, कोई उसके रिश्तेदारों को कटवा रहा है, कोई उसके रिश्तेदारों को डाल रहा है। ये चीज़ें चल रहा है। जो भी फुर्सत मिलेगी इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारी वापस आ जाएंगी। लीडर यहाँ के जब जम्मू जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मंडी के, खासतौर पे लीडर वो ये कहते हैं कि मंडी को हमने चमका दिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। अभी आप मंडी से यहाँ तक तो आए ना रास्ते में, ये डेवलपमेंट है। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पाउडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आपको पूरे रास्ते में मिल जाती है मंदिर तक। लेकिन फिर भी यहाँ से लोग चुनते हैं अपने एमएलएज और डीडीसी, ऐसे लोग चुनते क्यों हैं फिर? अरे मैं आपको एक बात बताऊँ, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, ठीक है? देखो, वोट हमारा हक है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास। आने वाले मतलब जो पीछे टाइम गुजर गया, मैं उसकी बात बहुत कम करूँगा। जो आने वाले टाइम में हमारे काफ़ी लोग जो नौजवान जो हैं आगे आए हैं, इस टाइम वो लड़ रहे हैं, इस टाइम फाइट कर रहे हैं। इस टाइम चाहे वो उन पे जो पुराने लीडर्स हैं, कभी कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई कभी कुछ करता है, उनको दबाने की कोशिश हो रही है, उनको हरास करने की कोशिश हो रही है, मगर वो डर नहीं रही हैं, बढ़ के आ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में चेंज होगा, अलग चेहरे होंगे, पढ़ा लिखा एक चेहरा होगा, जिसको डेवलपमेंट के मीनिंग्स पता होंगे, जिसको सबसे बड़ी बात है जिसको डेवलपमेंट की स्पेलिंग पता होगी। ऐसे लोग आने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये पीछे वाला ज़माना ख़त्म हो गया कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा भाई फलानी जमात के साथ था, मैं भी उसी के साथ चलूँगा, मेरा बेटा भी उसी के साथ चलेगा, वो नहीं। अब हमने एक तय कर लिया, यहाँ के नौजवान, तहसील मंडी के नौजवानों ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस बार हम जिसको लाएंगे, ना हम ज़ात देखेंगे, ना हम पात देखेंगे, ना हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे, ना हम कुछ देखेंगे, हम सिर्फ उसकी क्वालिटी देखेंगे। इस लीडर में क्या क्वालिटी है, क्या ये लीडर हमारी तहसील मंडी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेगा, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मंडी के लोग वो लड़ रहे हैं पोल और बिजली के लिए, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ इतनी है, जहाँ नौकरियों के लिए लड़ना चाहिए, जहाँ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि लेकिन आज भी लोग लड़ रहे हैं पोल्स और पाइपें, इन चीज़ों के लिए। बेसिक नीड ही आज तक पूरी नहीं हो सकी। मैं वही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तहसील मंडी में आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये आवाज़ें तो अब उठना शुरू हुई ना, इससे पहले तो आवाज़ भी नहीं उठा सकता था कोई। जो आवाज़ उठाता था यहाँ तो मंडी के पुलिस स्टेशन में होता था, यहाँ पहुँच के पुलिस स्टेशन में होता था। अब तो नौजवानों में एक बेदारी आई है, एक जज्बा है, ये हकीकत है। आज भी हमारे कई इलाके हैं जहाँ पे अभी लकड़ी के पोलों पे उन्होंने तारे बांध के रखी हैं। आज भी हमारे ऐसे इलाके हैं जिन्होंने खुद पाइपें खरीद के घर तक पानी लाया है। आज भी हमारे एरिया ऐसे हैं जहाँ स्कूल जो है एक मतलब शेड के नीचे चल रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कभी हमें मिला ही नहीं, ये तो अब शुरू हुआ है। ये जो रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं, आप आए दिन, आप इस टाइम पुंछ से अगर यहाँ पे आए हैं, आपको लगा कि पुंछ मंडी में एक ऐसी आवाज़ स्टार्ट हो गई, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, जो आप मजबूर हो गए कि हमारी बात को आगे पहुँचाने के लिए। ये तो आने वाले दिन में आप और तेज़ देखेंगे, इससे तेज़ होगा इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में हमारा जो राइट्स होंगे, जो हमारे हक होंगे, वो इंशाल्लाह हम चाहे किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, हमने वो लेना है। पुंछ जिसको मिनी कश्मीर कहा जाता है, मंडी में इतने अच्छे स्पॉट हैं, टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ पे लोग भी आते हैं हर साल। यहाँ से अगर लोकल्स की बात करें वो भी आते हैं, लेकिन दूर दराज एरिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, लेकिन इतने अच्छे अच्छे स्पॉट हैं जहाँ पे लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
लेकिन इस बार मंडी के एरिया को सब्जियां हो उसको बाईपास कर दिया। कौन है रिस्पॉन्सिबल? क्या डीडीसी रिस्पॉन्सिबल है या एमएलए जो रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया, आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब ये लिस्ट आउट हुई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पहुंच में सिर्फ 4 विलेजेस को इन्होंने टूरिज्म के उसमें लाया, टूरिज्म के मैप पे लाया। बाकी अगर रजौरी में देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में 18-19 थे, पुलवामा में मैंने देखे 20-25 थे, हर जगह था। डिस्ट्रिक्ट पहुंच में 4 थे, जबकि सबसे पहले जो डिज़र्व करी थी तहसील वो मंडी थी। क्योंकि अगर आप सेहत और टूरिज्म के हवाले से देखेंगे, हमारा जो तहसील मंडी है पीर पंजाल में, ये टूरिज्म के हिसाब से नंबर 1 पे थी और उसी हिसाब से नंबर लास्ट पे की एक भी गांव को नहीं लाया। उसमें हमने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेमोरेंडम्स तक हमने जो पहुंचाया। अब आप कह रहे कसूरवार कौन था? देखो, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट दे सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ ना, कुर्सी पे तो नहीं हो। इसमें तो इस पर कोई शक नहीं है। हमारे डीडीसी, हमारे बीडीसी, सबसे बड़ा ब्लंडर तो उनका है। देखो, आप डीडीसी बीडीसी, अभी आपने 370 का कहा था डेवलपमेंट, बीजेपी ने कहा था सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारी ये डीडीसी बीडीसी इलेक्शन हमने जम्मू कश्मीर में करवाया। ये सवाल अभी आपने पीछे किया था। अभी सवाल मैं थोड़ा इसके साथ यहाँ टच करना चाहता हूँ। देखो, इस पर कोई शक नहीं है, डेवलपमेंट हुई, डीडीसी बीडीसी की डेवलपमेंट हुई, आवाम की डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर डीडीसी बीडीसी हमारे उस काबिल होते, क्या वो महरूम हो गए इस चीज़ से कि तहसील मंडी के 3 गांव जो हैं वो टूरिज्म मैप पे नहीं ला सकते? नालायकी है इनकी, बहुत बड़ी नालायकी है। अरे मैं कहता हूँ उसके टाइम उनको रिजाइन करके घर पे बैठ जाना चाहिए था। उसके बाद आपने उनकी एक स्टेटमेंट भी सुनी, क्या उन्होंने डिमांड की? उन्होंने, अभी आप अलजीसा पहुंच में आए थे, मैं बड़ा हैरान हो गया, डीडीसीज मिले, बीडीसीज मिले, उन्होंने डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई बात ही नहीं की। वहाँ पे इश्यूज कुछ और ही स्टार्ट हो गए। क्या वहाँ एलजी साहब को नहीं कह सकते थे? हमारे यहाँ पे कितने 4-5 डीडीसी और 2-3 बीडीसी तो हैं तहसील मंडी के। अगर यूनाइट होके जाते बोलते हमारे साथ इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है, कम से कम हमारे 4 इलाके तो 4 गांव तो हमारे इसमें ले जाने चाहिए थे। इससे इन लोगों की इनकम भी जनरेट होती है, यूथ की। बिल्कुल इनकम जनरेट होती। यहाँ पे लड़के जो अनएम्प्लॉयड है वो गाइड बन सकते थे, वो अपनी छोटी छोटी दुकानें चला सकते थे, बहुत सारा निज़ाम हो सकता था। बदकिस्मत तो हमारी यही है कि हमने लीडर ये देख के चुने हैं पहले। यहाँ तो हमने उनका बैकग्राउंड देखा है, वो कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ तो हमने उनको देखा बाज़ार में चौड़े होकर बैठ जाते हैं। यहाँ तो हमने देखी उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी, वो देख के हमने लीडर चुने हैं। तो इसका रिजल्ट तो यही होगा ना। मगर अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। भुगत रहे ये तो नेचुरली, ये हमारे अमाल थे ना। मैंने अपने वोट का मिसयूज़ किया है ना। अगर मैंने वोट सही डाला होता, सही लीडर चुना होता मैंने। मगर सबसे बड़ी गलती मेरी है क्योंकि मैंने अपना वोट गलत जगह डाला है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या मंडी की आवाम की आवाज़ है? मैं बिल्कुल नौजवानों की यही आवाज़ है इस बार। वोट हम इस बार कैंडिडेट को देख के डालेंगे। हम ना देखेंगे कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो पीडीपी से हो, चाहे वो किसी भी जमात से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने नहीं रखता हमारे लिए कोई जमात मायने नहीं रखता। हमारे लिए सिर्फ मायने रखता है कैंडिडेट हमारा कैसा होगा इस बार। आपने बीजेपी का नाम लिया, लेकिन अक्सर जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम लोगों के खिलाफ है, जो भी कानून लाती है मुस्लिम लोगों के खिलाफ लाती है। अरे मेरी एक बात, सिंपल सी बात बताओ, आप कांग्रेस देखेंगे क्या उसके हेड क्या मुसलमान बैठे हैं? कांग्रेस है, उसके हेड मुसलमान है। अगर फारूक अलायंस कर सकता है, महबूब मुफ्ती सरकार चला सकती है, सजाद गनी लोन उनके साथ हो सकता है, अल्ताफ़ बुखारी को बी टीम बोलते, फिलानी को सी टीम बोलते। जब मैं वोट डालूंगा जो मेरी डेवलपमेंट करेगा, वहाँ मुसलमान और हिंदू की बात आ गई। अरे लेकिन लोग अक्सर बढ़ जाते हैं इस चीज़ में। यही चीज़ तो ये लीडर करने में कामयाब हो गए ना आज तक। डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइडेड रोल। जब इनकी बारी होती तब ये उनके साथ एक ही थाली में खाते हैं। जब मैंने वोट देना है तब ये मुझे हदीस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तब ये मुझे कुरान पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जब खुद की बारी होती है तभी सब कुछ भूल जाते हैं, कुरान क्या है हदीस क्या है, बिल्कुल साइड हो जाते हैं। जब मैंने वोट डाला, मेरे वोट पे इनको सब चीज़ें याद आ जाती। मगर इस बार नहीं होगा। अगर मुझे लगेगा बीजेपी का कैंडिडेट है, यहाँ की डेवलपमेंट करेगा, मुझे लगेगा उसका कैंडिडेट अच्छा, मैं उसको वोट कास्ट करूंगा। मैं देखता हूँ कौन आके मुझे हदीस पढ़ाना स्टार्ट करेगा। बाकी हम सबको जानते हैं, समा में सारे नंगे, हम सबको जानते हैं कितने पानी में कितने उसमें है। बाकी कोई मुझे ये बोलेगा कि मैं वोट इसलिए कास्ट करूं क्योंकि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो चीज़ इस बार नहीं चलेगी। जब इलेक्शन आता है यहाँ पे अक्सर लीडर्स ये कहते हैं कि इस बार मज़हब जो है खतरे में है, अगर मज़हब को बचाना है तो हमें वोट दो। बीजेपी से, खासकर बीजेपी का कहते हैं, अगर बीजेपी से मज़हब को बचाना है तो हमें वोट दो।
क्या इनकी कुर्सी को खतरा होता है या मज़हब को खतरा होता अरे मैं आपको एक बात बताऊँ, 370 जब हटा, 370 जब हटा, एक गुपकार अलायंस बना, PAGD अलायंस बना ना, जहाँ जम्मू और कश्मीर में PAGD अलायंस, लद्दाख करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ अलायंस करके वहाँ पे कौंसिल बनाती है। क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? कल तक थे, अब नहीं है। रहा धर्म खतरे में, मज़हब खतरे में है। मेरा मज़हब तब भी खतरे में था जब फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी की शादी एक हिंदू के घर में करवाई थी। मेरा मज़हब तब भी खतरे में था जब महबूब मुफ्ती ने BJP के साथ हाथ मिलाया था। मेरा मज़हब तब भी खतरे में है जब इस टाइम अल्ताफ़ बुखारी को B टीम C टीम कहा जाता है, या सजाद गनी लोन को, या गुलाम नबी आज़ाद को। तब मज़हब खतरे में नहीं है। मेरी वोट की जब बात आएगी तब मज़हब खतरे में हो जाएगा। ये सब इनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इनकी थी, वो चीज़ अभी फेल हो चुके हैं। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। लोग चाहते हैं कि नौजवान चेहरे आगे आएँ। लोग चाहते हैं जो यहाँ डेवलपमेंट करे वो चेहरे आगे। ये अब ये चीज़ें छोड़ दें। ये बड़ी बड़ी हदीसें पढ़ना, कुरान की आयत जलसों में पढ़ना, ये चीज़ों पे अब असर नहीं पड़ता है। BJP ने एक चीज़ सिखा दी हमें, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस जमात का, एक चीज़ तो सिखा दी कम से कम, कि ताकि हम खड़े होकर लड़ सकें। अदरवाइज पहले तो हमें पता ही नहीं था कि क्या हो क्या रहा है। अगर 370 हटा, वो हमारी नालायकी नहीं थी, वो हमारे इन लीडरों की नालायकी थी। तब ये बाहर क्यों नहीं निकले? निकलना चाहिए था ना बाहर। जैसे आज गुजर लीडर बाहर निकल रहा, पहाड़ी लीडर बाहर निकल रहा, क्योंकि किसी को रिजर्वेशन चाहिए, किसी को कोटा चाहिए, किसी को, क्योंकि इनको खुद पे बात आई है। जब हम पे बात आई थी, 370 हमसे छीना गया था, वो पब्लिक से छीना गया था, वो पब्लिक को असर पड़ा, लीडरों को असर नहीं पड़ा। जब 35A गया, उसका नुकसान मुझे हुआ, किसी लीडर को नुकसान नहीं हुआ। तब बाहर निकलते ना, तब बाहर क्यों नहीं निकले ये लोग? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक रैली में कहा था कि 370 अब वापस नहीं आ सकता। अरे गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बगोड़ा इंसान है आज की डेट में, मैं खुल के बोल रहा हूँ। कांग्रेस को जब उनकी जरूरत थी तब वो भाग गए, अरे अपनी अपनी जमात है। जिस जमात ने आपको राज्यसभा MP बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, पता नहीं अलग अलग डेजिग्नेशंस पे पार्टी के रखा, जब उनको जरूरत थी वो चले गए, साइड हो गए। मैंने कहा ना, भूल जाओ इन लोगों को। कौन है गुलाम नबी आज़ाद? मैं नहीं जानता। कौन है महबूबा मुफ्ती? मैं नहीं जानता। कौन है फारूक अब्दुल्ला? मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ उस इंसान को जानता हूं जिसने मेरा काम करना है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। मैंने उसकी पार्टी की तरफ जाना ही नहीं है, मैंने सिर्फ उसके किरदार की तरफ जाना है, उसकी तरफ जाना है, उसकी तरफ देखना है कि क्या ये मेरी डेवलपमेंट कर सकता है, क्या यह हमारे लोगों के बीच में रह सकता है। मैंने उसके साथ चलना है। मैंने फारूक अब्दुल्ला को देखकर क्या वोट देता? जो गरीब आवाम को साथ लेके चले। बिल्कुल, यही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मुझे आप एकदम बताओ, सिंपल सी बात बताओ, मैंने क्या करना फारूक अब्दुल्ला को? मैंने क्या करना आज़ाद साहब को? मैंने क्या करना महबूबा मुफ्ती को? क्या वो आके मेरे तहसील मंडी में डेवलपमेंट करेगी? डेवलपमेंट तो मेरे उस MLA ने करना है, जिसको मैंने चुन के भेजना है, जिसको मैं अपना वोट दूंगा। जब वही खराब होगा, महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला ने क्या करना है? इसलिए ये मैं आपके चैनल के थ्रू भी नौजवान जो अभी हमसे जुड़ नहीं रहे, बहुत नौजवान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आने वाले टाइम में मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इस बार जो वोट कास्ट करेंगे ना, खुदा के लिए ना उसकी ज़ात देखना, ना उसका मज़हब देखना, सिर्फ इतना देखना कि क्या वो आपके इलाके की डेवलपमेंट कर सकता है, क्या उस काबिल है, क्या उसमें वो हुनर है। ये नहीं ना ऐसा लीडर हो, जनाब तहसीलदार को फ़ोन करना है वो चपरासी कोर्ट के फ़ोन करता है, जनाब DC साहब को फ़ोन करना है वो नायब तहसीलदार को फ़ोन करता है। ऐसे लीडर की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें गट्स वाला इंसान चाहिए और पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, जो डेवलपमेंट का मीनिंग जिसको पता हो, डेवलपमेंट क्या है। एक सवाल मैं समझने की कोशिश करूंगा आतिश भाई, आपने 2014 में एक हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया था। मैं आपसे ही समझने की कोशिश करूंगा आखिर वो क्या मुद्दा था। देखो, अभी इन दिनों में मीडिया में मैं बहुत देख रहा हूँ, जैसे पुंछ हॉस्पिटल, मंडी हॉस्पिटल, या सोनकोट या मैंडार, ये अभी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। मैंने जो स्टोरी की थी वो पुंछ हॉस्पिटल के रिलेटेड और मंडी हॉस्पिटल के रिलेटेड थी। पुंछ हॉस्पिटल अटेंशन फॉर ऐसा कुछ था वो मेरा उसका। देखो, इसमें कोई शक नहीं है, आज की बात तो है नहीं, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। अब बदकिस्मती क्या रही, जो हमारे लीडर थे ना, उन्होंने किसी को आगे आने नहीं दिया, ना बात करने दी। ये तो अब आज़ाद हो चुके हैं ना, अब नौजवान आज़ाद हो चुके हैं, अब वो बोलना स्टार्ट हो गया, अब हर स्कैंडल बाहर आ रहा है। और अभी तो हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। मैं मुबारकबाद देता हूँ जो जिन लड़कों ने इस पे स्टार्ट किया, जो मीडिया के जो लड़के हैं, जिसमें 5-6 नाम जो लड़के जो है, जिन्होंने मैं कहता हूँ कि ओपनली जितने भी नौजवान हैं उनके पीछे खड़े होने चाहिए, क्योंकि कम से कम उन्होंने इतनी जुर्रत तो की, आवाज़ तो उठाई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उनके साथ चलूँ, शना बिशना मैं उनको सपोर्ट करूँ, ये ना हो कि मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूँ।
ये ना हो कि मैं उनको दबाने की कोशिश करूं। ये तो दुनिया जानती है, पूंछ हॉस्पिटल हो, मंडी हॉस्पिटल हो या सुनकोट हो, कहीं भी हॉस्पिटल हो, एक हब बन चुके हैं करप्शन के। अरे हॉस्पिटल नहीं, ओवरऑल डिपार्टमेंट्स, मगर उनका भी कसूर नहीं है ना। अगर मैं पूंछ हॉस्पिटल के स्टाफ को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करूं, मंडी के हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करूं, उनकी भी तो ये गलती नहीं है, गलती तो हमारे लीडरों की है ना। अरे हमने हुक्मरान ऐसे बिठा के रखे हैं, तो वो क्या करेंगे? अगर हुक्मरान हमारे सही होते, ये करप्शन कहाँ से होती? अगर मैं सच्चा हूं, मेरे साथ जो चल रहा है, कारवां चल रहा है, वो भी सच्चा होगा। अगर मैं करप्ट हूं, नेचुरली वो करप्ट होंगे, सिंपल सी बात है। हॉस्पिटल में जब वो स्टोरी की गई उसके बाद लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमसे अलग अलग जगह पे चार्जेस लिए गए, जबकि राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे अलग अलग लोगों ने सुपरिटेंडेंट के सामने आकर ये कहा कि हमसे अलग अलग जगह पे चार्जेस लिए गए। और दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और ये कहा कि कुछ लोग जो हैं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो हॉस्पिटल है वो एम्प्लॉयज़ का है या डॉक्टर्स का है या वो एक आम पब्लिक का है? पब्लिक क्या अपने जो घर है, एक घर ही मैं कहूँगा उसको, क्या वो अपने घर को खुद ही बदनाम करने की कोशिश करेंगे? देखो मेरी बात, जब वो स्टोरी चली, मैंने उस पूरी स्टोरी देखी, उसके बाद मैंने उस न्यूज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया। जब हॉस्पिटल की तरफ से आई तब भी मैंने उसको अच्छे से देखा। देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये रोना ही नहीं होता। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी टाइम पे इम्प्लीमेंट हुई होती ना, नेचुरली जब एक इंसान 10 साल 15 साल से एक ही हॉस्पिटल में बैठेगा तो आवाज़ तो उठेगी ना। सबसे बड़ी करप्शन तो वही है ना। अरे एक गरीब, जब गरीब को 2 साल से ऊपर कोई मुलाजम, छोटा मुलाजम होता, टिकने नहीं देता, एक बड़े बड़े जो ऑफिसर है वो कैसे टिक जाते हैं 10 15 15 साल? ये तो नेचुरल सी बात है ना। कोई इंसान अगर 10 साल से कहीं बैठा है, वो करप्शन देख के बैठा है, वो करप्शन खुद लेकर फिर आगे देकर बैठा है। इसमें तो कोई दोहराई समझ वो वाली कोई बात ही नहीं है कि आप उसकी गहराई में जाओगे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। मैं करप्शन लेके बैठा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आगे करप्शन दे के आराम से अपना निज़ाम चला रहा हूँ। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि करप्शन नहीं है, बहुत करप्शन है। मैंने पहले भी कहा, वो जो भी जर्नलिज्म जितने भी लड़के हैं, हम उनके साथ छाना बिछाना चलेंगे, हम उनके साथ आवाज़ के साथ आवाज़, जब तक वो ईमानदार रहेंगे, जब तक इनकी ईमानदारता स्टेटमेंट रहेगी, हम उनके साथ हैं। करप्शन खाली आप हॉस्पिटल को लेकर अगर चलेंगे, करप्शन हर जगह है यहाँ पे। हाँ ये है कि कम से कम 2 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, एक एजुकेशन हो गया, एक अपना हेल्थ हो गया। कम से कम यहाँ पे तो खुदारा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोगों को यहाँ ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि क्योंकि उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा होता है, उनको हमेशा ये लगता है कि हर जगह करप्शन हो सकती है लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन आज लोगों का वहाँ से भी विश्वास उठ गया। अरे मैं वही कह रहा हूँ, देखो 2 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट आपकी ज़िंदगी बनाता है, एजुकेशन में आप इल्म हासिल करते हैं, उससे ज़िंदगी बनती है। हेल्थ है, आप बीमार हो जाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी बचाता है। तो ही मेन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन में देखेंगे, आज मैं हैरान हो जाता हूँ, यहाँ टीचरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। टीचरों को, मतलब एक टीचर को किस चीज़ का खतरा है? मतलब हैरानगी की बात है ना। टीचर्स यहाँ स्कूल नहीं जाते हैं। बहुत सारे लीडरों के जो रिश्तेदार हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। अगर आप सावजियाँ वाली बेल्ट में चले जाएंगे, आप तो परेशान हो जाएंगे। हायर करके रखे हुए हैं टीचर हायर करके रखे हुए हैं, आगे लड़के हायर करके रखे हुए हैं, उनके बदले वो स्कूल में बैठते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में यही है, करप्शन तो है। साहब जब हॉस्पिटल की बात करें, अक्सर यहाँ से लोगों की शिकायत आती रहती हैं कि यहाँ पे इतनी खस्ता हालत है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, कई ऐसी जो शिकायत हैं आती रहती हैं। अब पहले मंडी हॉस्पिटल से मैं गुजर के फिर सावजिया में पहुँचता हूँ। मंडी हॉस्पिटल छोड़ दिया ना बीच में आपने। मंडी हॉस्पिटल आप जानते हैं कि उस शख्स के नाम पे है, मरहूम गुलाम अहमद गनाई। उनका तर्फ मैं आप क्या कर रहा हूँ दुनिया के सामने, आज भी तहसील मंडी के हर इलाके में वो ज़िंदा है। वो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि डेवलपमेंट तब लोगों ने देखी थी, उसके बाद नहीं। मंडी हॉस्पिटल भी उनकी एक देन थी, ठीक है, क्योंकि उस शख्सियत के नाम पर हॉस्पिटल है। मगर अफसोस इस बात का है कि उस हॉस्पिटल को जिस कंडीशन में होना चाहिए था, उस कंडीशन में वो नहीं है। मंडी तहसील में ना सर्जन मिलेगा आपको, ना फिजिशियन मिलेगा आपको, ना आपको टेक्नीशियन, बहुत सारी टेक्नीशियन है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो टेक्नीशियंस तक नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम केसेस रेफ़र तो तभी हो गया ना, सर्जन होगा, फिजिशियन होगा, फिर रेफ़र नहीं होता। सर दर्द हो गया, अक्सर लोगों को ये भी कहते हैं सर दर्द हो गया जम्मू रेफर करो। अरे जब हाई स्टाफ ही नहीं है ना आपका मंडी हॉस्पिटल में। देखो मैंने कहा जहाँ क्रिटिसाइज़ करना वहाँ हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, जहाँ पे लगता है कि जो चीज़ होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए। मंडी हॉस्पिटल में तो आपको स्टाफ ही नहीं मिलेगा, आप कभी भी जा सकते हैं वहाँ पे,
जहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सर्जन जो है टेम्परेरी बेस पे एक सर्जन वहाँ पे है। जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग शायद कहीं आगे पीछे है उनकी, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पे, तो मंडी में काम कर रहा है। फिजिशियन नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, और भी बहुत सारे स्टाफ्स हैं जिनकी ज़रूरत है तहसील मंडी में, सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। फिर सावजहां का हॉस्पिटल रहा। सावजहां के हॉस्पिटल में मैंने सुना एक डॉक्टर है, शायद उनको भी 8-10 साल हो गए हैं वहाँ पे, 8-10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो आई थिंक मुझे श्योर नहीं हूँ कि वो BOMS है, आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है, ये भी अभी श्योर नहीं है कि वो किस स्ट्रीम से हैं। तो नेचुरली आप खुद सोच लो ना, बॉर्डर बेल्ट है, आए दिन फायरिंग होती है, इनकाउंटर्स होते हैं। अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली वहाँ पे, अगर वो उस कंडीशन में हॉस्पिटल होता है, क्या यहाँ से पूंछ तक मंडी तो बाईपास रेफर लेके खड़े होते हैं ना बाहर। जो ही एम्बुलेंस पहुंची, रेफर सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ी, पूंछ पहुंचते में कहीं डेथ्स होगी। तो ये चीज़ें तो हैं ना, ये मगर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कसूर? आप कोई जम्मू से आ रहा, कोई उधमपुर से आ रहा, कोई कश्मीर से आ रहा, कोई रजौरी से आ रहा, उनसे क्या शिकायत है हमारी? वो आप आ रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जा रहे हैं। शिकायत तो हमें उन लोगों से जो हमारे कायद बन के बैठे हैं, जो अपना मुंह खोल के राज़ी नहीं है, वोटों के टाइम में आएंगे, हदीसें पढ़ेंगे, बेवकूफ़ बनाना शुरू करेंगे। हमारा तो उनसे झगड़ा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कभी रहता ही नहीं हूँ, सिंपल सा फंडा है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्यों रहना है? अरे भाई, जिन लोगों को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा है, ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक नुमाइंदा होता है। जब नुमाइंदा ही नहीं सही, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंने क्या करना है? करप्ट बोल सकते हैं। तो आप इसको किसी एंगल में ले लो, करप्ट ले लो, जो मर्जी एंगल जो सूट करेगा इन पे ठोक दो, इन पे सब कुछ सूट करता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो आपको लगेगा, जिस एंगल से लगेगा, आप उनको लगा दो, चिपका दो। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का रिजल्ट आया। पुंछ पिछले साल 19 नंबर पे था, इस बार 20वें नंबर पे। 20 नंबर पे। आने वाले टाइम में अगर हम नहीं सुधरे ना, इसका कोई नंबर ही नहीं रहेगा। मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी में क्या होता था, एक गांव होता था बगलापुर। वो जब DC के पास जाता था, बगलापुर का है, वो नक्शे में नहीं गई था। आने वाले टाइम में तो नक्शे से बाहर होगा ना, नंबर ही कोई नहीं मिलेगा। तहसील जब आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करेंगे, बोलेंगे है कौन सी जगह। अगर हम लोग ना सुधरे इस बार, ये मौका है, ये चांस है कि आप उन लोगों को आगे लाओ जो लोग इसके काबिल हैं। आप उन लोगों को आगे मत लाओ जिनने पूरे सिस्टम का जो है कबाड़ा करके रखा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर।